हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। बस भीड़ से एकदम खचाखच भरी हुई थी। पैसेंजर एक दूसरे के बदन से एकदम सटे हुए थे। किसी को भी हिलने की जगह नहीं थी। सरला भी उस भीड़ में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसकी सहेली ने उसे बुलाया था। पति घर न होने की वजह से वो आज अपनी सहेली के पास जाने निकली थी। जब भी उसे या उसकी सहेली को ऐसा वक्त मिलता तो वो एक दूसरे के घर एक रात आती जाती थी, जिससे उनका वक्त पास हो जाता। सहेली ने नया फ्लैट लिया था और आज पहली बार वो अपनी सहेली के नए घर जा रही थी। दिखने में सरला बेहद खूबसूरत थी। आज 35 साल की होने के बावजूद भी और शादी के 15 साल होने के बाद भी वो एकदम 22 की लग रही थी। आम तौर पर इस उम्र में औरतें शादी और बच्चे होने के बाद मोटी हो जाती हैं, पर सरला ने अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखा हुआ था। ज़रा भी चढ़ने नहीं दी थी अपने शरीर पर। कंधों तक बाल, टाइट कसी हुई साड़ी या चूड़ीदार शलवार कमीज़ और हल्का सा मेकअप उसे भीड़ में अलग दिखाता था। सरला के जिस्म का सबसे आकर्षक हिस्सा था उसके शरीर। जब वो ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर चलती तो उसकी कमर किसी मोरनी की तरह ठुमकती थी। टाइट शरीर होने से ठुमकने में एक मदहोशी थी। टाइट साड़ी या कसी हुई चूड़ीदार शलवार और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने से उसके शरीर और नज़र में भरती। आज सरला ने एक ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज और सिर्फ मोतियों की माला थी। पैरों में ब्लैक कलर के 4 इंच ऊंची एड़ी के सैंडल थे। भीड़ की वजह से पसीना टपक रहा था और वो कॉटन की साड़ी पसीने से कमर और पेट पर चिपकी हुई थी। सिटी बस में एक ही लाइट जल रही थी। उस भीड़ में बाकी मर्दों में पंकज भी था और इत्तेफाक से वो एकदम सरला के पीछे खड़ा था। पंकज एक 21 साल का मर्द था। भीड़ में छेड़छाड़ करने का उसका कोई इरादा न था, पर बार बार पीछे के धक्का मुक्की से वो आगे वाली औरत से टकरा जाता था। उस औरत ने जब एक दो बार मुड़ के जरा नाराजगी से उसे देखा तो उसने सोचा कि मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा तो भी ये औरत क्यों बिगड़ रही है मुझ पे। वो उस औरत को पीछे से देखने लगा। उस औरत को देख के उसके शरीर में हलचल होने लगी। पंकज ने सोचा कि कुछ किया नहीं तो भी ये औरत नाराजगी दिखा रही है, तो कुछ करके इसकी नाराजगी लेना अच्छा है। यही सोचते हुए पंकज ने पीछे खड़े होते हुए हल्के से उस औरत को बोला, उफ, कितनी भीड़ और गर्मी है, कितने लोग भरे हैं बस के अंदर, और ये बस भी कितनी धीरे धीरे चल रही है। इस बार गुस्सा होने के बजाय सरला को लगा जैसे उसकी ही गलती है और वो थोड़ी नरमी से मुस्कुराते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी, भीड़ की वजह से मैंने आपको गुस्से में देखा। उस औरत की बात सुनकर पंकज ने भी कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर खड़े रहने तक की जगह नहीं है इस भीड़ में। इतने में पीछे से भीड़ ने फिर धक्का मुक्का किया और पंकज पीछे से सरला से पूरा चिपक गया। पंकज भीड़ को पीछे धक्का मुक्की देते हुए बोला, सॉरी मैडम, लेकिन क्या करूं, पीछे से इतनी भीड़ का धक्का मुक्का हो रहा है और आपसे टकरा जाता हूं। आई एम सॉरी। सरला समझी कि पंकज सच कह रहा है, इसलिए वो भी बेबस होकर मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोली। पंकज बोला, कितनी आबादी बढ़ गई है देश की, ठीक से सफ़र भी नहीं कर सकते। न जाने लोगों को इतने बच्चे पैदा करने का वक्त कैसे मिलता है। अपने ऊपर से उस आदमी का हाथ देखकर सरला को बुरा तो लगा था। उस मर्द का हाथ हटाने की उसके पास जगह भी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा आगे होते हुए हल्की आवाज़ में बोली, देश की आबादी और लोग क्या क्या करते हैं ये जाने दो आप थोड़ा पीछे खड़े रहो। अब पंकज पीछे हटने वाला नहीं था। वो भी थोड़ा आगे खिसकते हुए बोला, अरे आंटी जी, कैसे पीछे जाऊं, देखो पीछे कितनी भीड़ है। आप तो सिर्फ पीछे से दबी हुई हो, मैं तो आगे आपसे और पीछे भीड़ से दबा हुआ हूँ। बोलो क्या करूं। सरला पीछे होकर थोड़ा उस आदमी के नज़दीक आकर उसके पैर पे अपना ऊंची एड़ी का सैंडल रखकर बोली, अपना हाथ हटाओ, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। पंकज बोला,
यार सबको क्या इसी बस से आना था। आंटी सॉरी, आपको तकलीफ हो रही है पर क्या करूं। फिर हल्की आवाज में सरला के कान के पास आकर पंकज बोला, अरे भीड़ है तो ये सब चलता है। उस आदमी की बात से सरला समझ गई कि ये भीड़ का पूरा फायदा लेने वाला है और अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए जैसे तैसे करके अपने आप को आराम देने की कोशिश करते हुए वो बोली, कबीर मोहल्ला और कितनी दूर है पता नहीं, ये बस भी कैसे धीरे चल रही है। इससे तो अच्छा होता कि मैं रिक्शा ले लेती, तो इस भीड़ से कम मेरा पीछा छूटता। पंकज ने सोचा कि इज्जत की वजह से ये औरत कुछ नहीं बोल सकेगी। पंकज बोला, कबीर मोहल्ला अब 20 मिनट में आएगा। आंटी आपका तो फिर भी ठीक है, मुझे तो गांधीनगर जाना है। आपके स्टॉप से 30 मिनट और आगे। आपके उतरने के बाद मुझे आधा घंटा इस भीड़ में आपके बगैर गुजारना पड़ेगा। सरला को भी पूरा एहसास हो गया कि वो आदमी इस भीड़ का फायदा उठा रहा है और वो कुछ नहीं कह सकती। बेबस होकर अब कोई विरोध किए बिना अपना शरीर ढीला छोड़ते हुए बोली, वैसे ये कबीर मोहल्ला इलाका कैसा है? वहाँ से मुझे जामिया नगर जाना है। पंकज बोला, मोहल्ला तो अच्छा है लेकिन लोग बेकार हैं, ज़रा संभल कर जाना। बहुत गुंडे रहते हैं वहाँ पर, आंटियों और लड़कियों को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं। आपको रिक्शे से ही जाना ठीक था। आंटी तुम आराम से खड़ी रहो, पीछे भीड़ बढ़ भी गई तो तुमको तकलीफ नहीं होने दूंगा। सरला के पास अब आगे जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो अब पंकज की हरकतों का कोई विरोध नहीं कर रही थी, पर वो एक बात का ख्याल रख रही थी कि कोई ये देखे नहीं। सरला बोली, जामिया नगर जाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या? आप मुझे पहुंचाएंगे वहां पर? आप साथ रहेंगे तो वो गुंडे मुझे तंग भी नहीं करेंगे। इशारे से सरला पंकज को अपने साथ आने के लिए बोल रही थी। ये पंकज समझ गया कि सरला के पल्लू ओढ़ने से ये भी समझ गया कि ये औरत प्यार चाहती है। वो समझा कि इसको अच्छा लग रहा है, कुछ बोल नहीं रही है, देखते हैं कब तक विरोध नहीं करती। पंकज बोला, दूसरा रास्ता बड़ा दूर का है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा जामिया नगर। मैं मर्द हूँ, मेरे साथ कबीर मोहल्ले से आओगी तो कोई नहीं छेड़ेगा तुमको। तुम्हारे लिए इतना तो जरूर करूंगा मैं। सरला पंकज से बोली, शुक्रिया पंकज, पर तेरा इरादा क्या है? भीड़ का इतना भी फायदा लेने का? ऐसे में कुछ बोलती नहीं, इसलिए ये मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है। इरादा क्या है बता तो सही। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही कुछ समझ लो आंटी जी, अब तुम लग ही रही हो इतनी अच्छी की मुझसे रहा ना गया। पंकज को देखते हुए उसने कहा, छोड़ो उसे, जहाँ जितना करना है उतना ही करना। तुम लोगों की यही तकलीफ है, थोड़ी ढील दी कि पूरा हाथ पकड़ लेते हो। ये लो मेरा स्टैंड आया, तुम चलते हो क्या मेरे साथ? मुझे जामिया नगर छोड़ने? पंकज पंकज सरला के हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हारे साथ आऊंगा आंटी, लेकिन मेरे वक्त की क्या कीमत दोगी? पंकज ने सरला का हाथ कुछ ऐसे पकड़ा, वो अब चाहने लगी थी कि इस मर्द के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। वो भी तैयार हो गई थी। मुस्कुराकर वो बोली, अरे पहले बस से उतर तो सही, मुझे ठीक से पहुंचा तो अच्छी कीमत दूंगी तेरे वक्त की। देख बस रुकेगी अब, मैं उतर रही हूँ। तुझे कुछ चाहिए इससे ज़्यादा तो तू भी उतर जा नीचे मेरे साथ। सरला का बस स्टॉप आया और वो झट से आगे जाकर बस से उतरने लगी। सरला का जवाब सुनकर पंकज खुश होकर उसके पीछे उतरा और ज़रा आगे तक दोनों साथ साथ चलने लगे। पंकज सरला को लेकर चलने लगा। आगे काफ़ी सुनसान गली में पूरा अंधेरा था। पंकज सरला से बोला, जामिया नगर में इतनी रात क्या काम है आंटी? किसको मिलने जा रही हो तुम इतनी रात को? घबराते हुए सरला पंकज से बोली। पंकज हाथ हटा यहाँ से, पता नहीं चलता यहाँ रास्ते में कितने लोग आते जाते हैं। मैं जामिया नगर अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, पंकज ने कहा। सरला, जैसा अच्छा तेरा नाम है वैसा अच्छा तेरा रूप है। सुनो आंटी, इस अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखता, वैसे भी इस वक्त कोई भी आता जाता नहीं यहाँ पर, इसलिए तो डरना नहीं बिल्कुल। पंकज बोला, इस वक्त सहेली के घर पर ऐसा क्या काम निकल आया तुम्हारा? किसी के देखने के डर से सरला जल्दी जल्दी पंकज के आगे चलते हुए सड़क से जरा उतरकर सुनसान जगह में
एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही पंकज उसके सामने आया तब वो बोली, ओहो, तुम क्या कर रहे थे सड़क पर? ऐसे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आज मेरी सहेली ने मुझे उसके नए घर पर बुलाया था, इसलिए मैं उसके घर जा रही हूँ। पंकज बोला, यहाँ कौन देखने आता है कि कौन मर्द कौन सी औरत के साथ क्या कर रहा है? अब वैसे भी कोई हमें देखे तो क्या होगा, वो भी वही करेगा जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, है ना? या तो ये सोचेगा कि हम मियाँ बीवी हैं और घर में मस्ती करने को नहीं मिलती, इसलिए यहाँ आए हैं। सरला अब कोई भी एतराज़ किए बिना पंकज से बोली, हाय रब्बा, कितना बेशरम है तू। बाप रे, कैसी कैसी बातें करता है। मैं उम्र में तुझसे 15-20 साल बड़ी हूँ। वैसे भी हम मियाँ बीवी तो बच्चों के सोने के बाद ही करते हैं ये सब बोलने के बाद सरला ने मोबाइल से अपनी सहेली को फ़ोन करके बताया कि वो किसी काम में फंस चुकी है, इसलिए उसे आने में देर हो जाएगी, लेकिन वो आएगी ज़रूर। फ़ोन पर हुई सरला की बात सुनकर पंकज खुश हो गया और बोला, ये अच्छा किया आंटी तुमने कि सहेली से कहा कि मुझे देर होने वाली है। पंकज, तू पहला मर्द नहीं जो मुझे देखकर मेरे पीछे पड़ा है। पिछले कई सालों में तू वो पहला मर्द है जिसे मैंने पूरी लिफ्ट दी है। शादी से पहले मैंने कई लड़कों से प्यार किया है, पर पंकज, इतनी भी गाली मत दे मेरे पति को और उसे इतना भी निकम्मा मत समझ। मेरी दोनों बेटियों का बाप मेरा पति ही है। दोस्तों, क्या आप इसके आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है, एक रात के लिए मुझे दे दे। उसकी बीवी के ऊपर मेरी नज़र बहुत पहले से थी। फिर बाद में मैंने बीवी की अदली बदली की, फिर साथ में एक दूसरे की बीवी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है, मेरी उम्र 28 साल है। मेरी बीवी का नाम स्नेहा है, उसकी उम्र 24 साल है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम विनय है। हम दोनों बहुत ख़ास दोस्त हैं। विनय की बीवी का नाम रोशनी है। मेरा दोस्त भी मेरी उम्र का है। मुझे मेरे दोस्त की बीवी बहुत पसंद है। जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी बीवी पर मेरी नज़र है। अभी 10 महीने पहले उसकी शादी हुई। उसका घर मेरे घर के करीब ही है। मेरा उसके घर आना जाना हमेशा लगा रहता है। उसकी बीवी मॉडर्न है और मेरी बीवी गांव की है। हम दोनों गांव में ही रहते हैं। लेकिन जो विनय की बीवी है रोशनी, वो दिल्ली की रहने वाली है। उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसके रहने के तरीके मुझे बहुत पसंद थे। मैं उसका दीवाना हूँ। चोरी चोरी उसको देखता रहता हूँ। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं और विनय दोनों एक नंबर के शराबी हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। वह बोला, चल पीते हैं। मैं भी तैयार था पीने के लिए। 2 ही चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, एक तो दारू और एक अपने दोस्त की बीवी। उसके घर पर जाने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं उसकी बीवी को देख सकूं। उसकी बीवी भी बहुत मनचली है, वह भी मुझे देखती रहती है, लेकिन आज तक कुछ बात नहीं बनी। जैसे ही मैं गया वो हम दोनों के लिए पैग बनाने लगी। मैं रोशनी को घूर घूर कर देख रहा था। आज उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। साड़ी में उसकी कमर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको देख ही रहा था कि तब तक मेरा दोस्त कहने लगा, तो हमेशा मेरी बीवी को घूरता रहता है। मैंने कहा, यार तेरी बीवी है ही इतनी खूबसूरत, काश मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होती। इतना कहकर मैं फिर से रोशनी की ओर देखने लगा। मेरी तारीफ से रोशनी मुस्कुराने लगी और मेरा दोस्त मुझे देख रहा था। बहुत ज़्यादा पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो रोशनी कहने लगी, सुनील तुम आज यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा, भाभी मैं तो कब से तैयार हूँ। वह अपने पति को कमरे में ले गई। उसके बाद वह मुझे पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई और मुझे बिस्तर पर लिटाने लगी। मैं बहुत ज़्यादा नशे में था। जिस तरीके से वो मेरे साथ में बर्ताव करती थी उससे मुझे यही लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती है और आग दोनों तरफ
बराबर लगी है। वह हमेशा मुझे इशारा करती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा दोस्त पहले उठ चुका था। वह कहने लगा, रात तूने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए बहुत देर तक सोया है। अब जा, तेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। इतनी खूबसूरत बीवी से इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। मैंने कहा, अरे यार छोड़, मेरी बीवी कहाँ खूबसूरत है, खूबसूरत तो तेरी बीवी है। उसके बाद मेरा दोस्त कहने लगा, आज शाम को पार्टी रखते हैं, तेरा और भाभी का खाना मेरे घर पर शाम को, भाभी को तैयार करके ले आना। मैं बहुत खुश हो गया कि आज फिर से पीने को मिलेगी और फिर से रोशनी को देखने को मिलेगा। शायद कुछ बात बन जाए। मैं अपने घर आया तो स्नेहा मुझसे पूछने लगी, रात भर कहाँ थे। मैंने कहा, विनय के घर पे था, रात को ज्यादा पी ली थी इसलिए वहीं पर सो गया। वह कहने लगी, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, बताना भी जरूरी नहीं समझते। मेरा दिमाग तो उसके ऊपर हमेशा खराब ही रहता था, और जब वह इस तरीके से सवाल करती थी तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाया करता था। मैंने कहा, एक रात के लिए अगर मैं अपने दोस्त के घर पर सो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, अब आ गया हूं ना। और सुनो, शाम को विनय के घर पर खाने पर जाना है, उसने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए तुम थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना, रोशनी शहर से है और वह कितनी मॉडर्न है। अच्छे से तैयार होकर चलना ताकि मेरी इज्जत थोड़ी बनी रहे। उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम हुई तो मेरी बीवी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी। उसके बाद हम दोनों मेरे दोस्त के घर गए। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो दोस्त वहीं बाहर हॉल में बैठा था। वह मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहा था। आज मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों जाकर बैठ गए। फिर मैंने कहा, यार भाभी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है। दोस्त ने कहा, भाभी किचन में है, खाने की तैयारी कर रही है, जा उससे मिल ले। अपने दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं फौरन किचन में गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा, रोशनी यहाँ पर नहीं है तो शायद अपने कमरे में होगी। मैं चुपके से उसके कमरे में चला गया। मेरा दोस्त बाहर बैठकर मेरी बीवी से बात कर रहा था। जब मैं अपने दोस्त के कमरे में गया तो दरवाजा खुला था। मैंने झांक कर देखा तो रोशनी कपड़े पहन रही थी। आज तो वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। पंजाबी सूट में कयामत ढा रही थी। मैं कहा, भाभी अभी तक आप तैयार नहीं हुई। कहने लगी, अरे तुम आ गए हो तो एक काम कर दो। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर कहने लगी कि ये लो, मेरे सूट की डोरी बांध दो। मैं बहुत खुश हो गया। मैं कब से यही तो चाहता था कि किसी बहाने से मैं उनके करीब जाऊं। मैं गया और डोरी बांधने लगा। पीछे से वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता था वह मुझे खुद को छूने का मौका दे रही है। मैंने डोरी बांधी। उसके बाद मैंने कहा, मैं बाहर चलता हूँ, जल्दी आ जाना। फिर मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा मेरा दोस्त मेरी बीवी को बहुत ही गंदी नजरों से घूर रहा था। उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि शायद मेरे दोस्त को मेरी बीवी पसंद आ गई है। अब तो मैं और भी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर मेरी बीवी के बदले मुझे उसकी बीवी मिल जाए तो क्या बात थी। फिर मैं वहां जाकर अपनी बीवी से कहा, जाओ, तुम्हें रोशनी बुला रही है। तो मेरी बीवी उठकर रोशनी के पास चली गई और मैं अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या बात है। मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैंने उससे कहा, यार मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो क्यों ना हम दोनों एक रात के लिए अपनी बीवी बदल लें। मेरा दोस्त कहने लगा, ये तो क्या बोल रहा है यार। मैंने कहा, मैं सच तो बोल रहा हूँ। मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो इसमें गलत क्या है। तू एक रात मेरी बीवी के साथ और मैं एक रात तेरी बीवी के साथ। वह फिर कहने लगा, ऐसा हो सकता है क्या। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं तैयार हूँ। तो भी तैयार है। फिर हम दोनों के बीच की बातें हो गई कि हम दोनों एक दूसरे की बीवी के साथ में एक एक रात बिताएंगे।
मैं तो आज बहुत खुश था कि आज मेरा सपना सच होने वाला है। हम सब ने खाना खाया। उसके बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम एक काम करो, मुझे अभी दारू पीनी है तो तुम घर चली जाओ। वह कहने लगी, नहीं तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, ना मुझे पीनी है, तुम अकेली चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। खाना खाकर वह घर चली गई। मैंने बहुत दारू पी। उसके बाद मेरा दोस्त कहने लगा, रास्ता साफ है, मेरी बीवी कमरे में है, तुम जाओ। मैं भी अपने दोस्त से कहा कि मेरी बीवी घर चली गई है, तुम मेरे घर चले जाओ। लेकिन वह मानेगी नहीं, तुम उसको मना लेना। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है, मैं उसको मना लूंगा। मेरा दोस्त मेरे घर पर चला गया और मैं यहाँ रोशनी के कमरे में गया। जब मैं उसके कमरे में गया तो कहने लगी, तुम यहाँ इस वक्त? मैंने कहा, हाँ मैं। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वह कहने लगी, दरवाज़ा तुमने अंदर से क्यों बंद किया? मैंने कहा कि मैं वह सब तुम्हारे साथ कर सकूं, इसलिए। मेरे और विनय के बीच में ये सौदा तय हुआ है कि वह एक रात मेरी बीवी के साथ और एक रात मैं तुम्हारे साथ में बिताऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ और वह मेरी बीवी के पास है। ये बात सुनकर रोशनी भी खुश हो गई। फिर मैं उसके करीब गया। वह तो पहले से ही तैयार थी। उसके साथ मैंने रोमांस किया। मुझे उसके साथ में बहुत मज़ा आ रहा था। उसकी अदाएं भी कमाल की थी। मैं उसके साथ में रोमांस कर रहा ही था कि तब तक मेरा दोस्त ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला। फिर मैंने कहा कि क्या बात है यार, तो मेरे घर पर गया था, यहाँ कैसे आ गया? वह मुझे अपना सर दिखाकर कहने लगा, ये देख तेरी बीवी ने मेरे सर पर क्या किया है, मुझे बहुत चोट लग गई है। मेरे दोस्त के सर से खून बह रहा था। वह कहने लगा, तेरी बीवी तैयार नहीं है। मैंने उससे कहा, तू चल मेरे साथ। मैं दोस्त को अपने घर साथ लेकर गया और अपनी बीवी से कहा कि क्या नाटक है, चुपचाप इसके साथ में सो, ज्यादा नाटक मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कहने लगी, तुम कितने घटिया पति हो, अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ में सोने के लिए बोल रहे हो। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे पति हो। मैंने कहा, तुझे शर्म आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, शर्म कर लो, पर इसके साथ में जाओ, क्योंकि मैंने इसकी बीवी के साथ वह सब करना है, इसलिए तेरे साथ में जो कर रहा है इसे करने दे। मैंने अपने दोस्त को कमरे में जाने के लिए कहा और कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले और अगर नहीं मान रही है तो इसके साथ ज़बरदस्ती कर ले। मेरा दोस्त अंदर चला गया और मैं बाहर बैठा था। कुछ देर में रोशनी भी मेरे घर पर आ गई। रोशनी को अपने घर पर देखकर मैं और भी खुश हो गया। मैंने कहा, वाह, तुम यहीं पर आ गई, आओ यहीं पर रोमांस करते हैं। वो दोनों अंदर हैं। मैं उसके साथ रोमांस करने लगा। कुछ ही देर के बाद अंदर से बहुत जोर से आवाज आई। फिर मैं कमरा खोलकर देखा तो स्नेहा ने विनय की जान ले ली थी। वह खून में लथपथ था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। वह कहने लगी, तुम जैसा पति मालिक किसी दुश्मन को भी ना दे। तुमने अपनी अय्याशी के चक्कर में मुझे झोंक दिया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को ख़त्म कर दिया है। रोशनी अपने पति को मरा हुआ देखकर रोने लगी। अब रोशनी और सुनील दोनों ही पछता रहे थे। विनय तो पछताने के लिए बचा ही नहीं था। अब एक बार स्नेहा ने मना कर दिया था, तब विनय के पास मौका था, लेकिन विनय नहीं माना और सुनील ने तो गलत ही किया। तीनों के मजे के चक्कर में विनय की जान चली गई और बेचारी स्नेहा अपराधी बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मेरा नाम कोमल है। मैं एक बहुत ही शरीफ लड़की थी। हम लोग गांव में रहते थे। मुझे मेरे घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। बहुत कहने पर मेरी माँ ने मुझे एक फ़ोन लेकर दिया जो कि सादा था और जिसमें सिर्फ किसी से ऑडियो कॉल पर बात कर सकती थी। लेकिन मेरी कोई दोस्त ही नहीं थी, क्योंकि दोस्त उनके होते हैं जो बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वहाँ से उनकी दोस्तियाँ होती हैं। लेकिन मैं तो कभी बाहर ही नहीं गई। फिर मेरी कोई सहेली कैसे होती? मेरी तो कोई बड़ी या छोटी बहन भी नहीं थी, इसलिए
मुझे हमेशा से एक अच्छी सहेली की कमी महसूस होती थी। मैं अपनी माँ से दिल की बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वह हर बात पर गुस्सा करती थी। घर मर्दों से भरा हुआ था, यानी मेरे 4 भाई थे और मर्दों वाले घरों में काम बहुत होते हैं। मैं बस उनके लिए नौकरानी ही थी। वह मेरे बारे में कुछ सोचते भी नहीं थे। फिर एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी रॉन्ग नंबर का फ़ोन आया। मैं अंकित भाई को बताने लगी कि कोई रॉन्ग नंबर है। मैं उसको नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों रुक गई क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आवाज़ से ही वह कोई लड़का लग रहा था। मैं उससे बात करने लगी और इसी तरह हमारी दोस्ती हो गई। वह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मैं तो पहले ही मोहब्बत की भूखी थी। मेरे लिए तो ये किसी सपने को जीने के बराबर था। चोरी छिपे बातें करना, उस तरह की बहुत सारी हरकतें कर ली। उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैं अपने आशिक से रात दिन बात करती थी। उसका नाम अजय था। उसकी आवाज़ में जादू था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर ही कहीं खो जाया करती थी। हमारी मोहब्बत इस हद तक चली गई थी कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन वह शहर में रहता था और हम लोग गाँव में। मैं उसे रोज़ कहती, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसने कहा, फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे घर से जाने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम अपनी माँ से मेरा ज़िक्र करती हो? मैंने कहा कि हाँ करती हूँ, लेकिन ये कहकर कि मेरी एक सहेली है, क्योंकि दिन रात बात करनी होती है। इसलिए उसने कहा कि बस तुम अपनी माँ को कहो कि मेरी वह सहेली आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो? उसने कहा कि तुम अपना फ़ोन अपनी माँ को दो तो सही। मैंने डरते हुए ऐसा ही किया तो मेरी माँ बड़ी हैरान हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद हंसी मजाक करने लगी, खुशी खुशी बात करने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी सहेली तो बहुत अच्छी है। माँ तो माँ होती है, माँ की नज़र बड़ी तेज़ होती है। माँ को पता चल ही जाता है कि औलाद क्या कर रही है, क्या चाह रही है, यहाँ तक कि क्या सोच रही है। इसलिए माँ को शायद मुझ पर शक हो ही जाता, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया कि अब माँ के दिल में शक बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। अजय ने उनको अपनी बातों में लगा लिया था। मैं तो हैरान थी कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा प्रभावित कैसे हो गई थी। वह तो किसी बात से प्रभावित नहीं होती थी। उन्होंने कभी हमें गले से नहीं लगाया, कभी प्यार नहीं जताया, बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती थी। पर आज वह बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा कि ये तुमने क्या किया? अजय ने कहा कि मैंने लड़की की आवाज़ निकालकर तुम्हारी माँ से बात की है। 2-4 दिन तुम्हारी माँ से बात करूँगा तो उन्हें भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारी दोस्ती एक बहुत अच्छी लड़की से हुई है और उसके बाद हम अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। मैंने कहा कि कैसा प्लान? कहने लगा कि वक्त आने पर बताऊंगा। इसी तरह वह मेरी माँ से लड़की बनकर बातें करता। उसने मेरी माँ के लिए पार्सल में कुछ चीज़ भी भेजी थी ताकि माँ खुश हो जाए। चीज़ वही थी जो एक औरत घर में इस्तेमाल करती है। मेरी माँ तो गांव की औरत थी, उसने घर के सामान चादर वगैरह मंगवाई थी। मेरी माँ इस पर खुश हो गई। फिर एक दिन अजय ने कहा कि मेरी शादी आप मेरी सहेली को भेज दीजिए। तो मेरी माँ ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अजय ने कहा कि आंटी प्लीज़, मेरी शादी है, मेरी शादी में सहेली नहीं आएगी तो क्या होगा? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन रात होने से पहले उसको वापस भेज देना। तो अजय ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं उसको वापस भेज दूंगा। हम लोग बड़े अमीर हैं, हमारे पास गाड़ी है। मैं आपकी बेटी को लेने के लिए गाड़ी भेज दूंगा। मेरा ड्राइवर लेने आ जाएगा, क्योंकि मैं तो दुल्हन हूँ, इसलिए मैं तो बाहर नहीं निकल सकती। मेरी माँ ने कहा कि हाँ तुम ना निकलो तो ठीक है। मेरी माँ ने घर वालों से भी झूठ बोल दिया और मेरा काम हो गया। मुझे लेने के लिए सही में एक बड़ी गाड़ी आई थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे ये किराए की गाड़ी हो। खैर, मैं अजय से जब मिली तो बहुत खुश हुई। वह रवैये से जितना अच्छा इंसान था, उसकी शक्ल भी वैसी ही अच्छी थी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसने कहा, आओ मेरे साथ। वह मुझे एक होटल में ले गया और मैं बाकी का माँ
मामला समझ गई। मैंने कहा कि ये सब क्या है। उसने कहा कि इतनी मुश्किल से मिले हैं तो क्या सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहेंगे। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमको सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ से झूठ बोला, उनके लिए चीज़ भेजी, गाड़ी का किराया भी भरा, और अब तुम अच्छी जगह लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ बैठ भी नहीं सकती? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन हम सिर्फ साथ बैठेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे, बस एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और कुछ नहीं। उसने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। हम लोग जब एक दूसरे के पास बैठे तो एक दूसरे के करीब आने लगे कि हमारा खुद पर से काबू ख़त्म हो गया और हम लोगों ने वह हद पार कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर बात उससे भी अजीब हो गई। उसने सिर्फ वह हद पार नहीं की थी, बल्कि वह सारी रात मुझसे खेलता रहा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आखिरकार सुबह हो गई। मैंने कहा कि तुमने मुझे वापस भेजने का वादा किया था मेरी माँ से, और अब रात तो यहीं पर गुजर गई। अब क्या होगा? अजय ने कहा कि अरे, तुम्हारी माँ को पहले मैंने मनाया था, अभी भी मना लूंगा। उनसे कह दूंगा कि रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए भेजना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा, लेकिन मेरा फोन भी तो बंद है। वह फोन कर रही होगी, मेरे बारे में घर वाले सब पूछ रहे होंगे, मुझे वापस छोड़ दो। उसने कहा कि हाँ हाँ, छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। वह मुझे घर में ले गया। एक बड़ा सब बंगला था और बड़ी सी सोसाइटी में बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर कमरे बहुत ज़्यादा थे। उसने मुझे एक अलग से कमरे में बिठा दिया। उसने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अपनी माँ को बुलाकर लाता हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मुझे घर जाना चाहिए था। मेरी माँ ने जाते ही मेरी क्लास लगा देनी थी। मुझे बहुत बातें सुनाएगी। मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन अजय वहां पर वापस ना आया, बल्कि एक औरत आई थी जो किसी भी एंगल से उसकी माँ नहीं लग रही थी। और फिर मुझ पर यह बात भी खुल गई कि वह औरत उसकी माँ नहीं, बल्कि वह एक तवायफ खाने की मालकिन थी। और ये तवायफ खाना कोई रिवायती तवायफ खाना नहीं, बल्कि एक बड़ी सोसाइटी में बना हुआ था। यहाँ पर लोग ऐसे आते थे कि जैसे अपनी किसी मिलने वाले के पास आए हैं, लेकिन असल में यहाँ पर ये सब काम होते थे। जब उसने कहा कि अजय तुम्हें बेच कर चला गया है, तो मैं बिल्कुल टूट गई और ज़मीन पर ऐसे गिर गई कि जैसे मेरे जिस्म में रूह ही नहीं है। मैं बहुत परेशान थी, काफ़ी रो रही थी। मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे मरने नहीं दिया और कहा कि तुझे अब यहीं पर रहना होगा। ये सुनकर मेरे रहे सही हिम्मत भी टूट गई। सच कहते हैं कि किसी की मोहब्बत में अंधे नहीं होते, क्योंकि जब आपकी आंख खुलती है तो आप खाई में गिर चुके होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं खाई में गिर चुकी थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरे माँ बाप क्या करते, किसको फ़ोन करते, किससे पूछते, कैसे मुझ तक पहुँचते? शायद वह इस नतीजे पर पहुँच जाते कि मैं भाग गई हूँ, नहीं तो मर गई हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि जब इंसान पर मुसीबत आने वाली होती है तो इसकी अकल का दायरा भी बंद हो जाता है। मेरी माँ ने भी कुछ चीज़ों के बदले में मुझे इजाज़त दे दी, जबकि उन्होंने कभी भी मुझे घर से बाहर भी ना जाने दिया था। वह भी अजय की बातों में आ गई और मैं भी। मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मैं अपनी माँ से पूरा दिन यही कहती रहती थी। मैं अजय को अंजू कहकर बुलाती थी और माँ से कहती थी कि वह बहुत अच्छी है, और अंजू बोलकर माँ के सामने बातें करती थी। मेरे लिए ये सब बहुत ही अनोखा और दिलचस्प था। मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ? मैं जिसको मोहब्बत समझ रही थी वह मोहब्बत नहीं थी। उसने मेरा फ़ायदा उठाया और वह भी इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बना लिया। उसने सोचा होगा कोई गांव की लड़की है, उसको बेवकूफ़ बनाना आसान है, और मैंने भी ये बात साबित कर दिया कि मैं गांव की बेवकूफ़ लड़की थी जो शहर के चालाक लड़के हाथों बेवकूफ़ बन गई। अब मेरे पास क्या था? मैं वापस भी नहीं जा सकती थी उस कोठे में। मेरे साथ क्या क्या होने वाला था
ये तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। वह लोग मुझ पर जबरदस्ती कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं इनकार कर रही थी। मैंने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे बचा लिया और कहा कि तुम्हें हम इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। हमने तेरी अच्छी खासी कीमत चुकाई है, बहुत मोटी रकम भरी है। कहते हैं कि जो लोग एक बार घर से भागते हैं वह फिर भागते ही रहते हैं। मैं भी घर से भागी थी। मैंने अपनी माँ के नंबर पर फ़ोन किया तो मेरी माँ की आवाज़ से ही लग रहा था कि वह बहुत परेशान है, और मेरे पिताजी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि किसका फ़ोन है, कहीं उस कम नस्ल का फ़ोन तो नहीं है जो हमारा मुंह काला करके भाग गई है। मैं समझ गई कि वह लोग यही समझ रहे हैं कि मैं भाग गई हूँ। मुझसे और बोलने की हिम्मत ना हुई। ये फ़ोन भी मैंने अपने पहले ग्राहक के फ़ोन से किया था। मैं उस तवायफ खाने में रही और मैं बच जाती ऐसा तो नहीं होने वाला था, लेकिन कुछ दिन में ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत बहुत ही अजीब सी रहने लगी थी। मैं ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। जब एक दिन मैं ऐसी तरह बेहोश हो गई तो उनको मजबूरी में नर्स को बुलाना ही पड़ा कि मेरा इलाज करवा सकें, क्योंकि मैं उनके लिए उनकी इन्वेस्टमेंट थी और वह मुझ पर इतना तो खर्च कर ही सकते थे। अभी उन्हें मुझसे बहुत कमाई करने का सोच रखा था। नर्स चेकअप की और ऐसी खबर सुनाई कि उस तवायफ खाने की जो मालकिन थी उसके चेहरे लाल हो गए। नर्स ने कहा, ये लड़की तो माँ बनने वाली है। कोठे की दलाल ने कहा कि फिर ये ज़रूर अजय के बच्चे की माँ बनने वाली है जो उसे यहाँ पर बेच कर गया था, क्योंकि अभी तो उसे यहाँ आए हुए इतना वक्त नहीं हुआ। लेकिन नर्स ने कहा था कि तीसरा महीना शुरू है, यानी कि 7वां हफ्ता था। नर्स ने मुझे कहा कि आप फ़ौरन खाना खा लो, आपकी तबीयत सही हो जाएगी। मैं खाना खा रही थी जब वहाँ की मालकिन कमरे में दाखिल हुई। उसने आकर ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ये ये तेरे बाप का घर नहीं है जहाँ बैठकर तू मज़े से खाना खा रही है। मैंने कहा कि खाना तो पहले भी खाती थी, और कौन सा तुम लोगों का खा रही हूँ। अच्छी भली कमाई कर रहे हो तुम लोग मुझसे। उसने कहा कि लेकिन जो तेरे साथ हुआ है वह हमारी वजह से नहीं हुआ, इसलिए अब हमने तेरे लिए फैसला कर लिया है। अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। हम एक प्रेग्नेंट औरत को यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर हमने तेरे साथ दूसरा काम करने की कोशिश की तो तेरी जान चली जाएगी, पुलिस के फट्टे में पड़ जाएंगे। हमारे साथ भी ऐसा बहुत हो चुका है। अब फिर से सारे मामले में नहीं फंस सकते तो यहाँ से चली जा। उनके दूसरे काम से मतलब यही था कि अगर वह मेरी प्रेगनेंसी साफ करने की कोशिश करेंगे तो शायद मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सेहत भी अच्छी नहीं थी। मैं गांव की लड़की ज़रूर थी, लेकिन दुबली पतली थी। मुझे पहले से ही खून की कमी थी, क्योंकि पूरा दिन घर में जलती सड़ती काम करती थी। लेकिन आज मेरी बर्बादी एक नए सिरे से शुरू हो चुकी थी। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। मैं फिर से हकीकत के सामने गिरी थी। ये जो हकीकत नाम का भूत था ये बहुत ही भयानक था। उसका मुंह तो खुला ही रहता था। मैं सड़क पर पड़ी थी। मेरे पेट में एक जान और थी, उस इंसान का बच्चा जिसे मैंने मोहब्बत की थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। अगर आज हमारी शादी हो चुकी होती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता, जब मैं उसे ये बताती कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन उसने तो मुझे धोखा दिया था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। उसके बच्चे का मेरे साथ होना ना होना एक बराबर था। मैं सड़क पर पड़ी थी, फूट फूट कर रो रही थी कि अचानक मेरे पीछे से एक लाइट पड़ी। मैंने सोचा कि किसी ने मुझे रोते हुए देख लिया होगा तो वह समझ जाएगा कि ये एक बेसहारा लड़की है।
कहीं मेरे साथ कुछ उससे भी ज़्यादा बुरा ना हो जाए। अब तो समझ नहीं आती थी कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। घर छूट गया, दिल टूट गया, इज्जत लुट गई और मेरे साथ एक और जान भी लटक गई। मैं वहां से उठकर अपनी करीब बने एक फुटपाथ के पास चली गई। ऊपर पुल था और नीचे छोटा सा हिस्सा बना हुआ था जहां पर मैं छुप कर बैठ गई। पर क्या मैं यहाँ पर सुरक्षित थी और कितनी देर यहाँ बैठ सकती थी? मैं उस वक्त जो महसूस कर रही थी ये मैं ही जानती थी। मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा मेरे साथ क्या ही बुरा हो सकता है, लेकिन फिर मेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो गया। मैं उसी जगह पर बैठी थी और रात गुजर गई। दिन मैंने बाजार में घूम फिर कर गुजार दिया। ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है और शायद मेरी जगह कोई और होता तो वह ये सब कभी नहीं करती, लेकिन मैं फिर से तवायफ खाने गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उनको कहा था कि मुझे वहीं पर रख लो। हालांकि वह एक नर्क था। भला नर्क से निकलने के बाद दोबारा कौन जाता है, लेकिन मैं गई थी। मैंने कहा था कि मुझे वहां पर रख लो, मैं तुम लोगों के काम करूंगी। लेकिन उन लोगों ने मुझे वहां पर नहीं रखा क्योंकि मुझे पता चला था कि वहां पर छापा पड़ा था। शायद लोग डर गए थे किसी नई लड़की के बारे में मालूमात देनी पड़ती थी। पुलिस वाले पूछेंगे कि ये नई लड़की कहाँ से आई है तो वह क्या जवाब देंगे। मुझे लग रहा था कि जरूर बात कुछ ना कुछ और ही है जो मुझे वहां से निकाल दिया गया है। लेकिन जब मैं वहां से दोबारा धक्का खाकर आई तो मैं अपने आप के बारे में सोची कि ये मैं किस मुकाम पर पहुंच गई। मैं एक तवायफ खाने में जाने को भी तैयार थी, वह भी दोबारा वहां से निकालने के बावजूद भी मैं ये क्या कर रही थी? मेरा दिल अभी भी अजय को बद्दुआएं नहीं दे पा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे मेरी सजा मिल गई और उसके बाद अब कुछ बुरा नहीं होगा। मैं फिर से उसी जगह पर जाकर बैठ गई। मुझे लगा कि चलो एक रात यही गुजारी है तो दूसरी भी निकल जाएगी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि शाम होते ही इलाका सुनसान हो गया। दूसरा, सर्दी का मौसम था, लोग जल्द ही अपने घरों को जा चुके थे। लोगों का वहां ना होना मेरे फायदे में भी था और वहां पर लोगों का ना होने मेरे लिए नुकसानदेह भी था, क्योंकि अभी भी मुझे वहां बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे बहुत भूख महसूस हुई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं शक्ल से भिखारी नहीं लगती थी, नहीं तो मुझे कोई भीख ही दे देता। मैं इतनी भूखी थी कि बता नहीं सकती थी, लेकिन उस टाइम खाना कहाँ से मिल सकता था? पास से ही मुझे खाने की खुशबू आ रही थी। मैं चाहती थी कि बस मुझे खाने में कुछ मिल जाए तो मैं खा लूं। थोड़ी देर के बाद किसी ने मेरी तरफ चावल की एक प्लेट बढ़ाई। मैं ना आओ देखा ना ताओ, मैंने उन चावलों को दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। ये भी ना सोचा कि मुझे किसने दिया है। जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो बचा कुचा खाना मेरे हाथ से गिर गया। वह एक अजीब सा आदमी था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी शक्ल से ही जाहिर था कि उसके इरादे क्या हैं, पर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ और भी लोग थे, तो मैं बिल्कुल ही सहम कर रह गई थी। वह तो पूरे 8 आदमी थे। उन्होंने कहा कि भूख तो लगी थी ना तुम्हें? मैंने कहा कि कौन हो तुम लोग? उन्होंने कहा कि ये तुम्हें बाद में बताएंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। शायद दूर लाइट लिए चौकीदार मौजूद था जो मेरी आवाज सुन रहा था, लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी था। वह मेरी मदद नहीं कर सकता था और शायद वह ये सब कुछ पहले भी देखता रहा था, या वह उन 8 मर्दों से डर गया था इसलिए उसने मेरी आवाज को अनसुना कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि उससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, तो मेरे साथ
उससे भी बुरा हो गया जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और ये देखकर हैरान थी कि मेरे पास मेरी माँ बैठी थी। उस शहर के जिस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था वह हमारी ही गांव का था। वह मुझे पहचान गया और उसने मेरी माँ को बुला लिया। मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। मेरी गोद में जो बच्चा पल रहा था वह इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं आइंदा कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी और मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरी माँ मुझे काबिल रहम नज़रों से देख रही थी। आखिर में उनकी एकलौती बेटी थी, पर उन्होंने कहा मैं तुझे वापस नहीं ले जा सकती, नहीं तो तेरे भाई तुझे जान से मार देंगे। उस मर्दों के घर में मैं तुझ जैसी बेटी को ले गई तो वह मेरे साथ तुझसे भी ज़्यादा बुरा करेंगे। मेरी माँ के चेहरे पर मुझे बेबस नज़र आ रही थी। मैं बस एक तरफ देख रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाना चाहती हूँ। मैंने कंप्लेंट करवाई। उन लोगों को कोई पकड़ नहीं सकता था। वह कौन थे उनको कोई भी नहीं जानता था। कोई सड़क पर जा रहा हो तो उसके बारे में आप कैसे पता लगाएंगे कि वह कौन था। लेकिन मैंने अजय की खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। मुझे उसके बारे में जो कुछ पता था मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा केस बहुत कमज़ोर था। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मैं यही कर सकती थी। मेरी माँ ने कहा कि तुझे घर नहीं ले जा सकती। वह मुझे मिलकर वहाँ से चली गई। बस कुछ देर के बाद एनजीओ की औरतों की टीम आ गई। उन्होंने मुझे लोम समझा, मुझे बेसहारा समझ कहा कि ये लड़की इस समाज की तस्वीर है, हमारी बेटी है, इसके साथ ये सब कुछ हो गया। वह लोग मुझे अपने साथ ले गए और अब मैं यहीं पर रहती हूँ। मुझसे रोज कोई ना कोई इंटरव्यू लेने आ जाता है, आपके साथ क्या हुआ, मेरी कहानी सुनता है। मैं भी उनको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई किसी पर इतना भरोसा ना करे। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि तेरी जिंदगी बहुत लोगों से अच्छी है, लेकिन मैं उनको कहती थी कि ये भी कोई जिंदगी है, ऐसे जीने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो इंसान जिंदा ही ना रहे। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। मेरी माँ कहती थी कि जब औरत घर की चार दीवारी से ज़बरदस्ती बाहर कदम रखती है तो फिर उसके लिए ये दुनिया ही नर्क बन जाती है। फिर उसे मरने की ज़रूरत नहीं है, उसे जीते जी नर्क के नज़ारे मिल जाते हैं। और मेरे साथ यही हुआ था। वह इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मेरी इज्जत को भी खाक कर दिया। वह कोई और नहीं, वह मैं खुद थी। मैं खुद अपनी दुश्मन थी और मैंने ही अपने आप को बर्बाद किया था। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद थी। उस वक्त तक कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद अपने आप को उसके सामने पेश नहीं करते, और मैंने अपने आप को खुद पेश किया था। इसलिए मेरी मुजरिम मैं खुद हूँ। जब आपका मुजरिम कोई और होता है तो आप उस पर गुस्सा करते हैं, गुस्सा निकालते हैं, लेकिन जब आप खुद ही अपनी मुजरिम हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के पास मेरा केस चला गया। उन लोगों ने अजय को पकड़ भी लिया। उसकी भी जग हंसाई हुई। लोगों ने उससे सवाल किया। उसने कहा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये तो खुद मेरे पास आई थी। अजय उस केस से निकल भी गया, उसको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी यहीं के यहीं है और मैं अब इस केंद्र में रहती हूँ। तो प्यारी लड़कियों, में आपसे यही गुजारिश करूँगी कि कभी भी किसी आशिक के धोखे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आजकल 2 मिनट के चस्के के लिए लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हैं और जब उनका काम निकल लेता है तो उनको बर्बाद करके छोड़ देते हैं। बेहतर है जिस माहौल में आप पली बड़ी हैं उसी में ही गुजर करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी में। धन्यवाद।
घर के बाथरूम में एक लड़के की चाची नहा रही थी। उनका भतीजा उनको छुप छुप कर देख रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा पुराना होने की वजह से उसकी लकड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह लड़का उस लकड़ी में एक छेद बना देता है और उस छेद में से अपनी चाची को हर रोज़ देखता था। ये सब 3 महीने चल रहा था और चाची को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनका ही भतीजा उनको चोरी छुपे देखता है। चाची का नाम चाहत था और लड़के का नाम रोहित था। चाहत दिखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। चाहत का फिक्र बहुत ही अच्छा था, जो कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। जबकि उनका भतीजा तो चाची को नहाते हुए देखा था तो वह चाची के लिए और भी ज़्यादा बेचैन हो चुका था। रोहित मन ही मन प्लान बनाने लगा कि वह किसी तरह अपनी चाची के साथ रिश्ता बनाने को मिल जाए, लेकिन वह उसकी सगी चाची थी तो वह इस तरह से उससे डायरेक्ट कुछ बात नहीं कर सकता था। उसके इस बात का डर था कि अगर मैं अपनी चाची से कुछ कहा तो हो सकता है वह मुझसे नाराज़ हो जाए या फिर मेरे मम्मी पापा को बता दे, जिसकी वजह से मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। वह अलग और फिर ना जाने मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचने लगे। रोहित प्लान बनाने लगा और उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे कि एक भतीजा अपनी चाची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। कोई इस तरह का प्लान बनाकर चाची को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ रिश्ता कैसे कर सकता है। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं जो अपनी चाची को नहीं छोड़ते हैं। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस जहां में किस तरह के लोग रहते हैं। रोहित अपनी चाची चाहत को हर रोज छुपकर देखता था। इस बात की जानकारी चाहत को नहीं थी। अब रोहित इस प्लान पर काम कर रहा था। वह प्लान ये था कि रोहित ने अपने फ़ोन से एक फर्जी आईडी लड़की के नाम से बनाई और उस पर लड़की का फ़ोटो लगाया और आईडी बनाने के बाद अपनी चाची को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। चाहत ने जब अपने फ़ोन में फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी तो उसने सोचा लड़की की रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो रोहित का काम अब और आसान होने वाला था। इधर इस बीच जब रोहित ने रिक्वेस्ट भेजी थी और वह अपनी चाची से नज़दीकियां बढ़ाने में भी लगा हुआ था, उनके पास जाकर बैठता था, हंसी मजाक करता और अगर वह कहीं बैठी होती तो जानबूझकर उनसे चिपक कर बैठने की पूरी कोशिश करता। उसके व्यवहार में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी थी। इस बात को चाहत भी देख रही थी क्योंकि रोहित उससे हंसी मजाक करने लगा था। चाहत को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका भतीजा उससे कुछ और चाहता है। एक दिन रोहित मुझसे कहने लगा, चाची तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? चाची कहने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे इस तरह के किसी भी काम में कोई खुशी नहीं है। रोहित के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। वह सोचने लगा कि अगर चाची का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो चाची की अंदरूनी इच्छाएं तो होती होंगी, क्योंकि शादी के 15 दिन बाद ही चाचा बाहर चले गए। लेकिन फिर भी मैं अनजान बनने की नौटंकी करने लगा और कहने लगा, चाची अगर कोई हो तो बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम मुझे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मान सकती हो, फ्रेंड के नाते तो मुझे बता सकती हो। इस वक्त तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो, अपना दोस्त समझो। चाची कहने लगी, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं इस तरह की हरकत ना कभी करती थी और ना ही कभी करूँगी। रोहित अपनी प्लानिंग पर लगा हुआ था और अब उसने चाची को लड़की वाली आईडी से मैसेज करना शुरू कर दिया। अब इधर से लड़की का मैसेज आया था तो चाहत ने भी मैसेज का हाय हेलो का रिप्लाई कर दिया। लेकिन चाहत को क्या पता था कि मेरा भतीजा ही मुझसे लड़की बनकर बात कर रहा है और आगे चलकर उसके साथ में क्या होने वाला है। रोहित अपनी चाची से
लड़की बनकर बात करते करते कहता कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और क्या तुमने कभी किसी के साथ रिश्ता बनाया है। चाहत बोलती है मेरी शादी हो गई है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरे पति अभी बाहर गए हैं। तभी उधर से मैसेज आता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, उसके साथ में रिश्ता बनाकर देख लेना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और उसके दिमाग में ये सब डालने के लिए रोहित ने ये कहा कि मैं तो अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ, जब भी मेरा मन होता है मैं अपने देवर को अपने पास बुला लेती हूँ और हम दोनों भाभी देवर मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ये बात जब चाहत ने सुनी तो पूछा क्या तुम अपने देवर के साथ ये सब करती हो। तो उधर से जवाब आया हाँ, जब मेरे पति नहीं रहते तो मैं अपने देवर के साथ ही इंजॉय करती हूँ। मुझे बाहर किसी पर भी भरोसा नहीं, क्या पता कौन कब धोखेबाज निकल जाए, इसलिए मैंने अपने देवर को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और मैं उसके साथ इंजॉय करती हूँ। हम दोनों का जब भी मन होता है हम लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अब चाहत के मन में भी इस तरह के ख्याल आने लगे थे। वह भी ये सोचने लगी थी कि अगर वह लड़की अपने देवर के साथ ये सब कर सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने भतीजे के साथ इस तरह का रिश्ता बनाकर देखूं। लेकिन भतीजे से कहने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए चाची भतीजे के साथ कुछ अलग तरह से व्यवहार करने लगी थी और चाची का बदला हुआ व्यवहार देखकर रोहित के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह समझ चुका था कि मेरी कही बातों का चाची पर असर पड़ चुका है। चाची अब रोहित के पास आकर अच्छी अच्छी बातें करती थी, हंसी मजाक करने लगी थी, यहाँ तक कि दोनों काफी चिपक कर एक दूसरे से बात करने लगे थे। चाहत के मन में भी काफी कुछ चल रहा था, उधर रोहित के मन में भी सब कुछ पहले से ही प्लान था। एक दिन अचानक से बारिश होने लगी। चाची ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे। चाची भागती हुई छत पर गई और जब वह छत पर पहुंची तो उन्होंने सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन एक कपड़ा रस्सी पर अटक गया था। रस्सी ऊंची होने की वजह से चाची ने बहुत कोशिश की लेकिन कपड़ा नहीं निकल रहा था। तो फिर चाची ने रोहित को आवाज दी। रोहित छत पर पहुंचा तो चाची कहने लगी कपड़ा तार में अटक गया है, तुम इसको निकाल दो। रोहित कहने लगा मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ और तुम इसको निकाल लेना। रोहित ने मौका देखा और झट से चाची को उठा लिया और चाची ने उस कपड़े को तार से उतार लिया। अब यह दोनों चाची और भतीजा एक दूसरे के बहुत करीब थे। तभी रोहित चाची को इधर उधर टच करने लगा और चाची के साथ मस्ती करने लगा। चाची भी उसको मना नहीं किया, चाची भी उसका समर्थन कर दिया और दोनों के बीच वही छत पर बारिश में सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब इन दोनों चाची और भतीजे के बीच जब ये खेल शुरू हुआ, ये खेल अब कहाँ रुकने वाला था। अब ये दोनों जब भी मौका मिलता तब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। रोहित के पापा काम पर चले जाते थे और माँ दूसरे कमरे में रहती थी और इधर दूसरे कमरे में ये दोनों भतीजा और चाची अपना काम करते थे। ये सब चलते चलते 3 महीना गुजर गए। जब 3 महीने बाद चाची को पता चला कि वह पेट से हो चुकी है और उनके पेट में उनके भतीजे का बच्चा पल रहा है, ये सुनकर रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह डर जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये बात अगर मेरी मम्मी पापा को पता चल गई तो बहुत मार पड़ेगी और समाज में ये बात खुल गई तो बहुत बदनामी होगी। हर कोई यही कहेगा कि तुमने अपनी चाची के साथ ही ये सब करने को रह गया था। तभी रोहित ने चाची से मिलकर प्लान बनाया कि इस बच्चे को साफ करवा देते हैं। अगले दिन ये दोनों पति पत्नी बनकर एक हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बच्चा साफ करने से इनकार कर दिया। ये दोनों लोग काफ़ी टेंशन में आ गए। इन दोनों को अपनी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। इधर रोहित अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात लीक हो गई तो समाज में इज्जत खराब हो जाएगी और किसी भी तरह से मुझे अपनी इज्जत बचानी ही है। इन लोगों ने बारी बारी से काफ़ी जगह ट्राई किया, जहां तक इनके संपर्क थे वहां तक इन्होंने कोशिश की, लेकिन साफ करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं हुआ।
जहाँ भी ये लोग गए थे, हर हॉस्पिटल वाला कहता था कि आप किसी और को बुलाकर लाओ, अपने घर से किसी सीनियर को या किसी बड़े को बुलाकर लाओ। दिन गुजरते जा रहे थे, रोहित की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रोहित अंदर ही अंदर बहुत परेशान होने लगा था। तभी रोहित ने एक प्लान बनाया और चाची से कहा कि कल तुम मेरे साथ चलना एक नई जगह, वहाँ पर मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, वहाँ बच्चा साफ हो जाएगा और आसानी से हम इस परेशानी से दूर हो जाएंगे। चाची अगले दिन घर से मार्केट का कहकर निकली। कुछ देर बाद रोहित भी काम पे जा रहा हूँ कहकर निकल गया। कुछ दूर जाकर दोनों मिले। रोहित ने चाची को बाइक पर बिठा लिया और उसको जंगल की तरफ ले जाने लगा। जब वह जंगल की तरफ जा रहा था तो चाची उससे पूछने लगी, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी रोहित कहने लगा, चिंता मत करो, आगे एक हॉस्पिटल है, वहीं पर ही बच्चा साफ करवा दूंगा और वहीं पर हमारी इस परेशानी की जड़ भी ख़त्म हो जाएगी। चाची भी आराम से बाइक पर बैठी हुई थी। जंगल के बीच में वह लोग पहुंच जाते हैं और एक खंडर जैसा मकान दिखता है। रोहित वहीं पर गाड़ी रोकता है और चाची से कहता है, यहीं पर उतरो, डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, इसके आगे वहीं हमको लेकर जाएंगे। चाची और रोहित वहीं पर बैठते हैं। तभी रोहित चाची से कहने लगा, अब तो बच्चा साफ ही होने वाला है, क्यों ना एक बार इंजॉय और कर लिया जाए। चाची मना कर देती है कि अभी इतनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और तुम्हें इंजॉय करने की पड़ी है, ये सब अभी ठीक नहीं है। लेकिन रोहित जिद करने लगा तो चाची मान गई और इन दोनों ने वही खंडर में एक दूसरे के साथ इंजॉय किया। उसके बाद रोहित ने चाची को वहीं पर ख़त्म कर दिया और रोहित ने चाची की बॉडी को वहीं पर दफना दिया और वहाँ से सीधा अपने घर चला गया। घर जाकर ऐसा रहने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब चाहत मार्केट से घर नहीं आई तो रोहित के मम्मी पापा ने रोहित से पूछा कि क्या तुमने चाची को मार्केट में कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। रोहित के चाचा भी घर आ जाते हैं। अगले दिन रोहित के चाचा और पापा पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी। पुलिस ने अपनी तरह से जांच करनी शुरू कर दी, लेकिन चाहत का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस तो पुलिस होती है, उसका शक किसी पर भी होता है। पुलिस ने रोहित का जहां काम करता है वहां जाकर पूछा तो पता चला कि उस दिन रोहित काम पर नहीं आया था। तब रोहित से पूछा गया कि तुम उस दिन कहाँ गए थे? तो रोहित कहने लगा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ तक गया था, लेकिन फिर मैं घर वापस आ गया था, मैं कंपनी के अंदर नहीं गया था। पुलिस ने उससे काफी सख्ती से पूछा लेकिन वह कभी टूटा नहीं। तो पुलिस को भी ये लगा कि हो सकता है कि इसमें ये शामिल ना हो। धीरे धीरे इस बात को काफी वक्त गुजर गया लेकिन केस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। फिर एक दिन चाहत का पति थाने पहुंच गया और उन्होंने अपनी बीवी के केस के बारे में जानकारी लेनी चाही तो पुलिस ने इस केस को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया और चाहत के पुराने से पुराने सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए और सोशल मीडिया अकाउंट पर एक आईडी मिली जिससे रोहित अपनी चाची से लड़की बनकर बात करता था। उसके आईपी एड्रेस से रोहित का पता लगा लिया। ये आईडी रोहित चला रहा था और रोहित अपनी चाची से इस तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो रोहित ने पूरी बात पुलिस के सामने बताई और ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा और चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी समाज में एक शिक्षा संदेश के रूप में समाज को जागरूक करने के लिए सुनाई गई है, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैल सके, लोगों को ये जानकारी मिल सके कि समाज में किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, लोग सतर्क रहें, सावधान रह सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।